हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर सबसे पहले क्या होता है? क्लोनिंग तो तुम लोग को पता चल गई। क्लोनिंग क्या होती है? अगर हमारे पास कोई डीएनए है और हमें इस डीएनए में क्या करना है, कोई बाहर से कोई चेंजेस करने हैं इस डीएनए में, सो एंड प्रोड्यूसिंग द मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। अगर हम इसकी मल्टीपल कॉपीज, बहुत सारी कॉपीज इसकी क्रिएट कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज क्लोन्स। ओके। और क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? अगर डीएनए की हमें कॉपी करनी होती है या बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया में इंसर्ट करना होता है, तो हम वो डायरेक्टली ना इंसर्ट करके किसी वेक्टर में डाल करके। वेक्टर एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं तुम लोग को बता दूं कि एक सर्कुलर डीएनए है, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही बताती हूँ, शायद वो बेसिक समझ में आ रहा है तुम लोग। सपोज मैंने बोला कि ये एक इकोलाई है, यानी ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में क्या है? एक सर्कुलर डीएनए, एक क्रोमोसोम तो है ही, जो इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल है वो तो है ही, लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक सर्कुलर डीएनए है जिसको कि हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये तो नेचुरली अकर हो रहा है। अगर हमें कोई बाहर से कोई डीएनए चाह रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल करके हम इसमें कोई फॉरेन मटेरियल ऐड कर दें और फिर दोबारा से इसको इकोलाई में डाल करके इसकी मल्टीपल कॉपीज, बहुत सारी कॉपीज क्रिएट करें। ये तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्लाज्मिड है ये नेचुरली अकरिंग है, यानी इकोलाई में ही पाया जा रहा है। हम इसमें कुछ और चेंजेस नहीं कर रहे हैं, मतलब प्लाज्मिड में हम कोई पर्टिकुलर चेंजेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके यूज़ कर रहे हैं, यानी आर्टिफिशियली हम सर्कुलर डीएनए या लीनियराइज डीएनए भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर बोले, वेक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करने के लिए। और अब हम बात करते हैं इकोलाई के लिए हम कौन कौन से प्लाज्मिड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बेस्ड ऑन द प्लाज्मिड। हम अभी वेक्टर नहीं ले रहे हैं, हम प्लाज्मिड ले रहे हैं। प्लाज्मिड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसी प्लाज्मिड से हम वेक्टर बनाने वाले हैं। स्टेप्स नहीं देखेंगे कि कैसे बनेगा, लेकिन क्या चेंजेस किए हैं वो देखेंगे। तो अगर हम बात करें प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड जो है इकोलाई में, यही इकोलाई में जो प्लाज्मिड पाया जा रहा है, इट इज़ नेचुरली अकरिंग, ये नेचुरली अकर कर रहा है। इट इज़ सर्कुलर इन नेचर, सर्कल भी है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नेचर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब कि यहाँ पे उनके पास खुद का तो जेनेटिक मटेरियल है ही, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नेचर है। और इट ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट, यानी ये खुद में खुद ये मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, इसे किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है। अगर हम आइडियल प्लाज्मिड की बात करें कि कोई भी प्लाज्मिड जो है वो आइडियल है कि नहीं, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसका साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए, हाई कॉपी नंबर होना चाहिए। हाई कॉपी नंबर मतलब कि वो बहुत मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सके। ऐसा ना हो कि एक ही कॉपी या दो कॉपी बनाए, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सके। इट शुड बी हैविंग ओराई। ओराई क्या है? इट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यानी कि जैसे मैंने ये बोली, ये प्लाज्मिड है, यहाँ पे एक रीजन है जिसको कि हम कह रहे हैं ओराई। ओराई रीजन से क्या होता है? जैसे डीएनए तुम लोग रेप्लिकेशन में भी देखोगे, इसका डीएनए की जो कॉपी है वो क्रिएट होना इसी ओराई साइट से स्टार्ट हो जाएगी। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्लाज्मिड इज हैविंग ओनली वन ओराई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट हो, मल्टीपल साइट्स भी हो सकती हैं। अब है रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है? लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोग को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बताया था। तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स एक्चुअली क्या होती हैं? प्लाज्मिड में ही, ये सपोज प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में ही एक ऐसी साइट, सपोज ये कोई ऐसी साइट है जिसपे क्या होता है, जिसपे हम कट लगा सके। जैसे कि मैंने बोल दिया ये इकोराई की साइट है, ये क्लेवन की साइट, ये सब क्या है एक्चुअली? ये सब जो है ये रेस्ट्रिक्शन साइट है। इसी साइट पे अगर ये पर्टिकुलर एंजाइम आएगा, अगर हम EcoR1 का एंजाइम लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे, तो इस रीजन पे आके कट लगा देगा, ना कि किसी और रीजन पे। बात समझ में आ रही है? तो रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब उसी पर्टिकुलर रीजन पे हम उसे कट लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है कि सिर्फ स्पेसिफिक रीजन पे ही, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे ही कट लगाएगा। ओके। अब ये क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? ऐसा जीन प्रेजेंट है वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया सेट्रासाइक्लिन। सेलेक्टेबल मार्कर यानी किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन शो करना। अब इस रेजिस्टेंस जीन का क्या यूज़ है, मैं तुम लोग को दो डायग्राम से बताती हूँ।
जैसे कि मैंने कहा ये एक प्लाज्मिड है एंड दिस इज अनदर प्लाज्मिड, ओके, ये बैक्टीरिया इकोलाई एंड दिस इज अनदर बैक्टीरिया इकोलाई। अब क्या हो रहा है, दिस प्लाज्मिड इज P1 एंड दिस प्लाज्मिड इज P2। दिस P2 प्लाज्मिड इज हैविंग द रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर सपोज टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, यानी टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसके लिए रेजिस्टेंट जीन इसमें प्रेजेंट है। रेजिस्टेंट जीन मतलब कि टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब भाई रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है कि हम इसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट हैं, तो यानी ये टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर जाएगा। जबकि जो P1 प्लाज्मिड है, अगर हम इसको किसी भी बैक्टीरिया में डाल दें तो टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ये प्रेजेंट ग्रो नहीं करेगा। इसको रब कर दे रही हूँ। अब मैंने क्या किया, दिस वॉज इकोलाई, नाउ दिस प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इनटू दिस इकोलाई। तो यहाँ पे तो आ गई ये प्लाज्मिड, यहाँ पे प्लाज्मिड आ गया। अब यहाँ पे जो प्लाज्मिड आया है, दिस प्लाज्मिड इज हैविंग टेट्रासाइक्लिन जीन। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी, यानी एक पेट्री प्लेट लिया। अब इस पेट्री प्लेट में इस बैक्टीरिया को ग्रो कराने की कोशिश की। तो क्या इस प्लेट में, दिस प्लेट इज हैविंग टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, जो प्लेट है इसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। अब क्या ये जो बैक्टीरिया है P1 वाला बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया या इकोलाई जिसमें P1 प्लाज्मिड प्रेजेंट है, विल इट बी एबल टू ग्रो ओवर दिस प्लेट? क्या ये ग्रो कर पाएगा? नहीं ग्रो कर पाएगा। क्यों नहीं ग्रो कर पाएगा? क्योंकि भाई इनके पास टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन नहीं है, ये टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा, इसके पास रेजिस्टेंट जीन नहीं है। लेकिन ये जो P1 प्लाज्मिड है इसके पास रेजिस्टेंट जीन है, तो ये ईजिली इस पर ग्रो कर जाएगा। तो हम इससे ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो रिकॉम्बिनेंट है वो इसमें आराम से ग्रो कर जा रहा है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंसी भी हमने कैसे क्रिएट किया, उसमें हमने टेट्रासाइक्लिन के जीन ऐड कर दिए। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट हो फिर बताना। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोसेस, देखो नेचुरल प्लाज्मिड जो रहता है ना, उसमें ही हम कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं जो कि वो बन जाता है वेक्टर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक तो है इंसर्शन ऑफ द मल्टी MCS मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट। अब मल्टीपल क्लोनिंग साइट का क्या मतलब है, अभी तो मैंने प्लाज्मिड बनाया था, अब इसमें एक सपोज मैंने ये डाल दिया कि ये रेस्ट्रिक्शन साइट है इको R1 की। अब इको R1 क्या है, ये प्लाज्मिड का रेस्ट्रिक्शन साइट है। अभी क्या होगा कि अगर हमें कोई भी बाहर का, यानी ये फॉरेन डीएनए है, अगर मैं चाह रही हूँ कि ये फॉरेन डीएनए इस प्लाज्मिड में आ जाए, इस डीएनए में आ जाए, तो हम इसी रीजन से बस कट कर पाएंगे ना। यहाँ पे कट कर दिए तो ये स्ट्रेट हो गया, यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो हम रीओपन करेंगे तो उतना रीजन ओपन हो गया, तो हम इसी पे ही इंसर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट होने से क्या होगा कि देयर आर मैनी रेस्ट्रिक्शन इन साइट्स। इको R1 भी है, HindIII भी है, CLAV1 भी है, SAL1 भी है, इतने सारे रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो हम किसी भी रीजन पे इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमें चाहिए, ठीक है। इंसर्शन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, वही जो मैंने बताया अभी। इंसर्शन ऑफ द सिलेक्शन सिस्टम, यानी ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो दैट शुड बी इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सीक्वेंस है, जो डिटरमाइंड सीक्वेंस है, एक्सप्रेस करने का सीक्वेंस है, वो चेंज हो जाए, ओके। अब हम बात करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड की या वेक्टर की, जो कि प्लाज्मिड से ही बना है, एंड दैट इज PBr322। अब ये सोच रहे हो कि PBr322 का क्या मतलब है। P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवर एंड R फॉर रोड्रिगुज़। अब ये बोलीवर रोड्रिगुज़ है, जो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये PBr322 नेम अलॉट कर दिया गया। और 320 क्या है कि सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में ये प्लाज्मिड आइसोलेट हुआ है। नाउ सी दिस प्लाज्मिड इज ऑफ 4361 बेस पेयर इन साइज, यानी इसका जो साइज है वो 4361 बेस पेयर है। एंड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट प्रेजेंट इज इको R1, CLAV1, HindIII, BAM-H1, SAL-H1, PST1। ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स तुम लोग कॉपी में नोट करोगे और मुझे मैसेज करके बताओगे कि इन सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स का क्या मतलब है। इसके अलावा ORI यानी ओरिजिन ऑफ
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की 2 साइट है, प्लस इट इज़ हैविंग द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जीन। ठीक है, अब इसी में कुछ मॉडिफिकेशन किया तो PUC आ गया, PUC19 क्या है, P फॉर प्लाज्मिड, UC फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये डेवलप हुआ था, इसलिए इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बोल दिया। एंड इट वॉज द 19th प्लाज्मिड विच वॉज आइसोलेटेड। अब इसमें क्या है, इसमें LAC-Z जीन का एक्सप्रेशन के लिए ऐड कर दिया गया है कि LAC-Z जीन जो है, जो लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए जो जीन है, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करती है, वो इंसर्ट कर दिया इसमें। एंड द एंटीबायोटिक जीन विच इज प्रेजेंट इन दिस प्लाज्मिड इज एम्पिसिलिन। इसका भी साइज कितना 2686 बेस पेयर के अप्रॉक्सीमेटली इसका साइज है। ओके, अब जो लास्ट वन है इस रीजन में प्लाज्मिड वाले में, दैट इज BAC, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या करता है, मतलब ये दोनों जो है वो स्मॉल साइज के DNA को क्लोन करेगा, बट दिस बैक विल क्लोन लार्ज साइज DNA एंड दैट टू 50 to 300 kb तक के DNA को हम इजीली इसमें क्लोन कर सकते हैं। इसमें क्या है, दिस इज हैविंग F प्लाज्मिड। इसमें F प्लाज्मिड का इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे F प्लाज्मिड क्या होता है, बस इतना जान लो, F प्लाज्मिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, F इज फॉर फर्टिलिटी फैक्टर इसमें प्रेजेंट रहता है। एंड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विच इज प्रेजेंट इज बैक्टीरियल क्लोरम फेनिकॉल। क्लोरम फेनिकॉल इज द एंटीबायोटिक, और उसी एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में ग्रो कर सकता है बिकॉज इट इज हैविंग एंटीबायोटिक क्लोरम फेनिकॉल जीन। ओके, आई होप बेसिक टर्म तुम लोग को क्लियर है, समझ में आया होगा कि क्लोनिंग किसे कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। प्लाज्मिड सिर्फ एक्स्ट्रा सर्कुलर, मतलब अपने बॉडी में जैसे DNA है वो तो अलग है, इसके अलावा एक सर्कुलर DNA भी प्रेजेंट है जो कि क्लोनिंग में यूज़ होता है। अगर हम इसी को कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं ताकि हम क्लोनिंग में यूज़ कर सकें, दैट इज़ वेक्टर। वेक्टर इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंड प्लाज्मिड इज़ नेचुरल। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सारे वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।